हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इनकम टैक्स से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़। मैंने इसमें पार्ट 1 इसलिए लिखा है क्योंकि पॉसिबल नहीं है एक ही वीडियो में सारे इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू कवर किए जाएं, तो मैं कुछ पार्ट वाइज जो है वीडियोस अपलोड करूँगी। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। डैश इज़ एम्पावर्ड टू लेवी एंड कोलेक्ट द इनकम टैक्स। तो यहाँ पर बात की गई है, हमें एक ऐसी अथॉरिटी बतानी है जो कि इनकम टैक्स इम्पोज करती है और उसको कलेक्ट करती है। ठीक है, तो कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट? नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट? यस। सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में पावर होती है कि वो हमारी कंट्री में इनकम टैक्स को लगा सकती है। तो इस क्वेश्चन में बी जो है वो राइट आंसर है। ये फर्स्ट वीडियो है इसलिए थोड़े से बेसिक क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूँगी, और जैसे ही पार्ट 2 पार्ट 3 अपलोड करूँगी मैं ट्राई करूँगी कि कुछ डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चंस आपके साथ शेयर किए जाएं। ठीक है, तो थोड़ा सा ये जो वीडियो है ये थोड़े बेसिक क्वेश्चंस के ऊपर रहेगी। नेक्स्ट है हमारे पास CBDT इज़ कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स इज़ कंट्रोल बाय। ये एक ऐसी अथॉरिटी है जो कि सारी इनकम टैक्स से रिलेटेड रेगुलेशंस को देखती है। ठीक है, तो इस अथॉरिटी के ऊपर भी एक ऐसी अथॉरिटी है जो कि इसको फ्रेम करेगी, रेगुलेट करेगी, और उसको हम कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। सो CBDT इज़ कंट्रोल बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सो राइट आंसर जो है वो है ए। नेक्स्ट है हु इज़ द टैक्स पेयर। अब इसमें ऑप्शंस नोट कीजिए। हमारे पास ऑप्शन है असेसी, यस असेसी टैक्स पेयर है, बिजनेसमैन भी टैक्स पेयर है, ट्रस्ट भी है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी है, सबने जो है टैक्स पे करना है। ठीक है, अब आप कहोगे इसका मतलब कि ये क्वेश्चन गलत है। नहीं, क्वेश्चन बिल्कुल सही है, ऑप्शन बिल्कुल सही दिए हैं। जो असेसी की डेफिनेशन है उसके अंदर बिजनेसमैन, ट्रस्ट, गवर्नमेंट एम्प्लॉय तीनों के तीनों आ जाते हैं। इसका मतलब असेसी एक ऐसी टर्म है जिसके बीच में बाकी तीनों ऑप्शंस भी इंक्लूडेड है। तो टैक्स कौन पे करता है? टैक्स पेयर कौन है? असेसी। सो ए ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन हेयर। नेक्स्ट वी हैव इनकम टैक्स इज डैश। इनकम टैक्स क्या है? बिजनेस टैक्स है, प्रोफेशनल टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स है कि इनडायरेक्ट? इनकम टैक्स जो है वो डायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में आता है, क्योंकि ये अब डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स है जिसके ऊपर ये इम्पोज होता है, उसको ही पे करना पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए मेरी सैलरी के ऊपर जो टैक्स लगेगा वो टैक्स मैं ही पे करूँगी, तो इसको हम कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब है जैसे कि मान लीजिए आपने एक मैगी का पैकेट खरीदा, तो मैगी के पैकेट के बीच में उसके मैक्सिमम रिटेल प्राइस के बीच में कुछ मार्जिन टैक्स का भी इंक्लूड होता है। अब ये टैक्स जो है अल्टीमेट उसका बर्डन है हमारे ऊपर, बट पे कौन करेगा? बिजनेसमैन पे करेगा। इसका मतलब बर्डन किसी और के ऊपर है और कलेक्ट किसी और से किया जा रहा है। ठीक है, बर्डन किसी और के ऊपर है, इम्पोज इसको किसी और के ऊपर किया जा रहा है, इसलिए इसको इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है इनकम टैक्स से रिलेटेड। इनकम टैक्स कौन सा टैक्स है? इनकम टैक्स हमारा डायरेक्ट टैक्स है। नेक्स्ट, इसका मतलब यहाँ पर सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। इसके बाद हमारे पास अगला है अ पर्सन इज सेड टू बी एन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। कब एक पर्सन को हम ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहते हैं? देखिए, रेजिडेंट एक टैक्स जो है उसकी लाइबिलिटी डिपेंड करती है कि आप इंडिया के रेजिडेंट हैं, ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, या फिर नॉन रेजिडेंट है, जिसको हम NRI भी कहते हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा आप रेजिडेंट है कि नहीं। अब हमारे पास कुछ बेसिक और कुछ एडिशनल कंडीशन होती हैं। अगर तो एक पर्सन की दोनों बेसिक कंडीशंस पूरी हो जाए तो वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट की कैटेगरी में आता है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो है ए ऑप्शन। बोथ बेसिक और एडिशनल आपकी कंडीशंस पूरी होनी चाहिए,
तब आपको नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ बताती हूँ, नॉर्मल रेजिडेंट के केस में चाहे आपकी इंडियन इनकम है चाहे आपकी फॉरेन इनकम है, दोनों ही कैटेगरी की जो इनकम होगी वो टैक्सेबल होगी, ठीक है। सो बोथ इंडियन एज वेल एज फॉरेन इनकम विल बी टैक्सेबल इन केस ऑफ ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अगला क्वेश्चन है, अ पर्सन इज सेड टू बी नॉन रेजिडेंट। अब नॉन रेजिडेंट कब कहेंगे? अगर किसी पर्सन की बेसिक कंडीशन एक भी पूरी नहीं होती, ठीक है, नॉट फुलफिलिंग एनी वन ऑफ द बेसिक कंडीशन। दो बेसिक कंडीशन रहती है, दो ही एडिशनल है। अगर बेसिक जो है वो दोनों की दोनों पूरी होनी चाहिए। अगर एक भी आपकी पूरी नहीं होती तो आप नॉन रेजिडेंट की कैटेगरी में आ जाते हैं। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो है ए ऑप्शन, ठीक है। आगे चलते हैं, हु इज असेसी इन केस ऑफ HUF। सो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के केस में असेसी कौन है, किसकी ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है टैक्स पे करने की? वो है कर्ता। सो सी विल बी राइट आंसर। एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर इनकम अब हमें बताना है कि वो टैक्सेबल है, नॉन टैक्सेबल है कि पार्टली टैक्सेबल है। एग्रीकल्चर इनकम हमारी नॉट टैक्सेबल की कैटेगरी में आती है, बट याद रखना वो एग्रीकल्चर इनकम इंडिया से होनी चाहिए। मान लीजिए लिखा हुआ है एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम पाकिस्तान, फ्रॉम बांग्लादेश, दैट विल बी टैक्सेबल, ठीक है, वो फॉरेन इनकम की कैटेगरी में आ जाएगी। उसके बाद अगला है सेक्शन 10 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट डील विद। ये क्वेश्चन बहुत सारे लोग गलत करेंगे। सेक्शन 10 जो है इसमें कंफ्यूजन होती है कि वो डिडक्शन से रिलेटेड है कि वो एग्जम्पशन से रिलेटेड है। तो सेक्शन 10 जो है उसमें बहुत सारी एग्जम्पशंस दी हुई हैं। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, बी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद अगला है हमारे पास, द हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिंग अथॉरिटी फॉर द इनकम टैक्स इन इंडिया इज। कौन रेगुलेट करता है? फाइनेंस मिनिस्टर? नहीं, फाइनेंस मिनिस्टर नहीं करता। फाइनेंस एक्ट में रेट्स ज़रूर डिसाइड किए जाते हैं। सेकंड बी ऑप्शन है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। यस, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है जिसको इस्टेब्लिश करती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, बट बेसिकली जो भी एडमिनिस्ट्रेशन करना है, वॉच करना है, चेक करना है, वो सारे के सारे काम जो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के पास होती है, दैट इज़ CBDT। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। आई होप आपको ये जो वीडियो है वो यूज़फुल लगेगी। स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एवरीवन।